अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति 4 जुलाई 1776 से ये शुरू होती है। अमेरिका मैप पे आपने अमेरिका को देखा होगा कि अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, यानी पश्चिमी गोलार्ध में है। अगर इसको हम मैप पे देखें तो आप देख पाएंगे कि इस अमेरिका की पोजीशन कहां पे है। ये देखिए, ये अमेरिका है। पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट साउथ वाला इधर है और नॉर्थ वाला इधर है। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ये ब्रिटेन का पार्ट है, जिस पर ट्राइबल सोसाइटी के अलावा और कोई नहीं रहता था। ट्राइबल सोसाइटी केवल थी, इसका मतलब इनके पास संसाधन बहुत थे और ब्रिटेन के लोगों को समझ में आ गया था कि संसाधनों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो उन्हें ऐसे खाली क्षेत्र चाहिए थे जहां से वह संसाधन उपलब्ध करा पाए अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पाए। कोई ऐसा नया क्षेत्र मिले जहां के संसाधनों का ये दोहन कर पाए। चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहां सबसे पहले आया था, इसीलिए इसकी अनुभूति इन्हें सबसे पहले हुई और यही कारण था कि ये बड़ी तेजी से अमेरिका जा करके अमेरिका में अपनी कॉलोनीज डेवलप करते चले गए। धीरे धीरे समय के साथ जब भी कोई कॉलोनी डेवलप होती है, कोई बस्ती डेवलप होती है, तो वहां लॉ एंड ऑर्डर जरूरी होता है। बिना लॉ एंड ऑर्डर के वो बस्ती सरवाइव नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर डेवलप हुआ और ये बस्तियां एक प्रांत का रूप लेती चली गई, छोटे छोटे प्रांतों में डेवलप होती चली गई। एकाध पीढ़ी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लोग अमेरिका आए थे संसाधनों की तलाश में, फ्यूचर कॉमन प्लान की वजह से, इसलिए वह अपने आप को ब्रिटेन का ही समझते थे। लेकिन एक व्यक्ति, मान लिया मैं चला गया अमेरिका, तो मुझे तो हमेशा रहेगा कि मैं ब्रिटेन का निवासी हूं। मेरे बच्चे में जो मेरा बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ, कभी ब्रिटेन नहीं गया, तो उसके अंदर ब्रिटेन को लेके वो फीलिंग नहीं होगी और मेरे बेटे के बेटे में तो बिल्कुल नहीं होगी। जब एक दो पीढ़ी बीतने लगी तो धीरे धीरे अमेरिका में रहने वाले बस्तियों के लोग यह अनुभव करना शुरू किए कि हमारे माइंडसेट और ब्रिटेन के माइंडसेट दोनों अलग हैं। ये ब्रिटेन हमारे ऊपर टैक्स क्यों लगाता है, ब्रिटेन की संसद हमारे ऊपर टैक्स क्यों लगाती है, जबकि ब्रिटेन की संसद में हमारे चुने हुए व्यक्ति नहीं होते, तो उसको लगाने का अधिकार मिल कैसे गया? हम अमेरिकन हैं, वो इंग्लैंड वाले हैं, वो तो जबरदस्ती हमारे ऊपर कब्जा किए हुए हैं। ऐसा लोगों के अंदर फीलिंग आने लगी। लोगों को लगता था कि अगर ब्रिटेन यहां के संसाधनों का दोहन ना करे, यहां से संसाधन खींच करके वह ब्रिटेन ना ले जाए, तो अमेरिकी संसाधन अमेरिकी लोगों के लिए होगा, इससे अमेरिकियों का कल्याण होगा। हमारे यहां भी ये कॉन्सेप्ट आया था। आप देखिए 1867 में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जब दादा भाई नौरोजी ने एक पैम्फलेट जारी किया, इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया, उसमें उन्होंने कहा भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, यानी भारत से इंग्लैंड की ओर धन का प्रवाह हो रहा है और उसके बदले भारत में कुछ नहीं आता। तो ये प्रवाह अमेरिका से भी तो ब्रिटेन की तरफ हो रहा होगा, जिसके बदले अमेरिकियों को कुछ नहीं मिल रहा होगा। तो अमेरिकियों को लगने लगा कि ये तो हमारा शोषण है और इस बात को लेके
उनमें टकराहट है। दूसरा, ये कहते हैं हम अमेरिकन हैं, ये ब्रिटेन वाले हमारे ऊपर टैक्स क्यों लगाते हैं? हम अलग हैं, अमेरिकन अलग हैं, ब्रिटेन वाले अलग हैं, ब्रिटिश अलग हैं। यानी इनमें नेशनल फीलिंग डेवलप होने लगी, इसलिए भी इनको लेकर के आपत्ति है। कई लोग ये सोचते हैं कि ब्रिटेन में जमींदारी प्रथा है, यानी फ्यूडलिज्म है, ऊंच नीच है। ये लोग सोचते हैं यार क्यों ऊंच नीच, मानो मानो तो बराबर है ना। ऐसा इसलिए आया क्योंकि यह शुरू से ही बराबरी के भाव से काम किए थे। क्योंकि जो ब्रिटेन से लोग गए थे वहां सबके मन में एक ही बात थी, कैसे ज्यादा कमाना है। इस बात को मैं आपको समझाता हूं। मेरे गांव में बहुत, मैं 8-10 साल का रहा होऊंगा। मेरे गांव में 2 लोग कमाने गए, एक ब्राह्मण का बेटा, एक एससी का बेटा। गांव में तो अनटचेबिलिटी तब थी, पूर्व थी। तब बर्तन उसे छूने नहीं दिया जाता था। लेकिन जब दोनों कमाने गए तो एक ही कमरा लिए, एक ही कमरे में रहते थे, एक ही बिस्तर खरीदे, एक ही बिस्तर पर दोनों सोते थे। एक एससी का लड़का, एक ब्राह्मण का लड़का। एक थाली लिए, एक ही बर्तन बनाने वाला लिए, एक ही में बनाते थे, एक ही थाली में खाते थे। एक खा लेता था, दूसरा धुल करके उसमें फिर खा लेता था। अब देखिए, गांव में परंपरा है, वही गांव में उसी ब्राह्मण के घर वो एससी का लड़का एक बर्तन छू नहीं सकता था, अनटचेबिलिटी थी। अब तो ज्यादा नहीं रही, लेकिन उस समय तो जब हम 10 साल के रहे होंगे, आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, तो बहुत बड़ी बात हो गई नहीं? 40-45 साल पहले तब थी, काम भर की थी। धीरे धीरे काफी लूज हुआ। तब गांव में यही लोग प्रचलित किए थे, अरे देखो उसके यहाँ खा लेता है। ब्राह्मण के लड़के को लोग चढ़ाते थे, सब छुआ छुआ कर भरभंड कर दिया है। लोग कहते थे, अब लोगों का जो परंपरा है उसमें परंपरा थी। लेकिन दोनों के मन में एक ही ऑब्जेक्टिव था, कैसे हमें ज्यादा कमा के कम से कम खर्चे से ज्यादा घर भेजना है। दोनों के मन में एक कॉमन गोल है, कैसे न्यूनतम खर्चे से ज्यादा कमाएं और फिर गांव भेज दें। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक है, दोनों का फ्यूचर कॉमन प्लान है। फिर वही लड़का उस लड़के से पूछता तो क्या यार क्या दिक्कत है, मानो मानो में क्या भेद है? वही लड़का कह रहा है गांव में, और उसके समाज के लोग गांव में कह रहे हैं कि ये भरभंड कर दिया, और वो लड़का कहता तो दिक्कत क्या है? उसी समय से कहना शुरू कर दिया, आज से 45 साल पहले। आप सोचिए, जब अब उसके बेटे में तो ये भाव नहीं होगा ना, वो तो टूट जाएगा। ठीक यही बात ब्रिटेन में थी। ब्रिटेन में जो लॉर्ड फैमिली से आते थे, ऊंचे फैमिली से आते थे, वो उनको प्रिविलेज मिले हुए थे। जो निम्न फैमिली से आते थे उनको प्रिविलेज नहीं थे। लेकिन जब वो सब लोग अमेरिका गए तो अमेरिका में तो बस उनके पास एक ही कॉमन गोल है, कैसे अधिकतम कमाना है। उनको अपने पेरेंटल हेरिटेज से कोई लेना देना नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से, ज्यादा प्रगति करने से। तो अब उनके यहां समानता का भाव है, और अपने देश, अपने फोरफादर्स के देश में जो परंपरा है उसको वो नकारना चाहते हैं। दूसरा, वह चाहते हैं कि हमारे यहां एक फेडरल गवर्नमेंट हो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, जिसमें हमारा प्रेसिडेंट भी चुना जाए और हर व्यक्ति को समान अधिकार हो। जबकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी थी, लोग
पार्लियामेंट्री सुपरमेसी के लिए तैयार नहीं थे। ये लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते थे कि हर मानव को समान अधिकार हो। क्या दिक्कत है? चूंकि पैटर्न है उनका, सब लोगों ने मिलके संसाधन जुटाए हैं और काम किए हैं, तो फिर अब उनके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता, मानव मानव बराबर। तो वह अपनी कॉमन जो अपने पेरेंटल हेरिटेज थे, ब्रिटेन की परंपरा से बंधे नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे हम एक ऐसा मार्केट डेवलप करें जिसमें सरकार मार्केट में इंटरफियर ना करे, लोग अपने मन से मार्केट में जाएं, अपना सामान बेचें और अपने सामान के साथ खरीदार जाए, वो भी जो चुन करके जो अच्छा लगे वो खरीदे। यानी फ्री मार्केट चाहते हैं, मार्केट में हस्तक्षेप सरकार का नहीं चाहते, इसलिए वो एक अलग सेटअप बनाना चाहते हैं। कुछ लोग जो बड़े बड़े तंबाकू के खेती करने वाले बागानी कृषक थे, वो ब्रिटेन के बड़े बड़े पूंजीपतियों से लोन लिए थे। सोचे यार क्रांति हो जाती, ब्रिटेन से हमारा देश अलग हो जाता तो ये लोन नहीं देना पड़ता। कुछ एग्रीमेंट करके ले रखे थे कि हमको इतना पैसा दे दो, हम जो फसल होगी फिर देंगे। सोचे क्रांति हो जाती तो ये पैसा नहीं देना पड़ता। कुछ स्मगलर्स थे, जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एंटी स्मगलिंग लॉ को बड़ी स्ट्रिक्टली लागू करना शुरू कर दी, तो उन्होंने सोचा यार ये ना होता तो हमारी स्मगलिंग सही चलती। सबके अपने अपने मुद्दे थे, जिसकी वजह से सब ब्रिटेन से क्रांति करके अलग हो जाना चाहते थे। लेकिन इस मार्ग में कुछ बाधाएं थी। कुछ दिन तक बाधा यह थी कि फ्रांस नीचे से जाकर के इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तो ब्रिटेन और फ्रांस में 7 साल तक लेकर के इसको युद्ध चला। तो अमेरिकी लोग सोचते थे अगर हम लोग अपने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने लगे और कहीं फ्रांस कब्जा कर लिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा, उससे अच्छा तो हमारा ब्रिटेन वाला ही ठीक है। तो कुछ दिन तक ये इस डर की वजह से रुके रहे। लेकिन जब ब्रिटेन ने फ्रांस को यहां से भगा दिया, सप्तवर्षीय युद्ध में हरा दिया, तब अमेरिका के लोग स्वतंत्र हो गए, इस खतरे से मुक्त हो गए। अब ये अपनी सरकार से भिड़ जाना चाहते हैं। जैसे ही ब्रिटेन की सरकार उन पर टैक्स लगाती, तैसे विरोध हो जाता। ये विरोध 1773, 74, 75 के आसपास बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो उन्होंने फिलाडेल्फिया, एक जगह है अमेरिका में, वहां पर बैठ करके एक मीटिंग की। अमेरिका के नेताओं ने बैठ करके कहा कि नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स, यानी हमारा ब्रिटेन की संसद में चुना हुआ कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो हम ब्रिटेन की संसद द्वारा लगाए गए टैक्स क्यों दें, क्योंकि हमारा वहां कोई ही नहीं। ब्रिटेन के लोग चुनते हैं, अपने लिए चुनते हैं कि हमारे लिए चुनते हैं, वो हमारे बारे में डिसीजन क्यों ले रहा है। स्पेशली उनकी आपत्ति आंतरिक करों को लेकर के थी, स्टैंप ड्यूटी को लेकर के थी, नमक कर को लेकर के थी, यानी जो उनके ऊपर डायरेक्ट होता था। फिर वहां नौवहन कानून लागू था। कल हमने लिखाया था कि नौवहन कानून ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया था। नौवहन कानून लागू था। नौवहन कानून के तहत ब्रिटेन के व्यापारी ही अमेरिका से चावल और तंबाकू खरीद सकते थे, या कोई जहाज ब्रिटेन से ही जाकर के अमेरिका से सामान खरीद करके ब्रिटेन के बंदरगाहों पर आती। अगर कोई दूसरे देश की भी जहाज जाना चाहती तो वो ब्रिटेन आती, ब्रिटेन से ही जा सकती थी। इससे तो अमेरिकी किसानों का नुकसान था कि उन्हें मजबूरी में सब ब्रिटिश व्यापारियों को ही बेचना पड़ता था। अगर ये नौवहन कानून नहीं होता तो वह
फ्रांस से आने वाले लोगों को बेच देते और फ्रांस की जहाजें सीधे अमेरिका जाकर के सामान खरीद करके फ्रांस आ जाती। लेकिन ब्रिटेन ने इसको अलाउ नहीं किया। इससे भी आपत्ति थी। जब इस नौवहन कानून को स्ट्रिक्टली लागू किया जाने लगा, ग्रीनवेले एक वहां के बड़े वित्त मंत्री थे पहले और बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली लागू करने की कोशिश की तो विरोध बढ़ने लगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर लोगों को आंतरिक कर पर विरोध है तो हम आयात निर्यात करों को अपने खजाने में ले जाएं, लोकल करों को इन्हीं को दे दें। तो जब आयात निर्यात करों पर उसने काम करना शुरू किया तो फिर फिलाडेल्फिया में बैठ करके अमेरिकी नेताओं ने निर्णय लिया कि देखो, हमको आपत्ति तो आंतरिक करों पर है, बाह्य करों पर नहीं है, लेकिन बाह्य कर भी तो लगाता है ब्रिटेन की संसद और आंतरिक कर भी वही लगाता है। और हमारा नारा है नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। तो अगर हम एक कर को स्वीकार कर लेंगे तो थ्योरेटिकली हम यह स्वीकार कर लेंगे कि ब्रिटेन की संसद को हमारे ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है। यह तो रणनीतिक गलती हो जाएगी। उन्होंने कहा हमें इसका भी विरोध करना है। इसी बीच एक जहाज से भरा हुआ चाय बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा। वो जहाज चली जब तभी पता लग गया उनको, तो उन लोगों ने बोस्टन टी पार्टी बनाई। कहा ये टी पार्टी जैसे बोस्टन बंदरगाह पर चाय के पेटियों से लदी जहाज पहुंचेगी, ये जहाज पर धर 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 चढ़ जाएंगे और चाय की पेटियां उठा के समुद्र में फेंक देंगे। हुआ यही। जब बोस्टन बंदरगाह पर चाय से लदा जहाज पहुंचा तो लोग उस जहाज पर चढ़ गए और चाय से लदी पेटियां समुद्र में फेंक दी। अब तो हद हो गई। अब इन पर एक्शन किया गया, मिलिट्री एक्शन। तो फिर फिलाडेल्फिया में बैठक किया और कहा अब हम इनका प्रतिरोध करेंगे, लड़ेंगे। तो उनके पास पुलिस जो थे उनको लेकर के और अपनी भीड़ लेकर के बढ़ गए। लेकिन सेना से कहां जीत पाओगे? एक तरफ सेना कॉर्नवालिस के नेतृत्व में सेना भेज दी गई, सेना से नहीं जीत पाओगे। पुलिस कहां लड़ पाएगी सेना से, सेना के जवानों से नहीं लड़ सकती। इन लोगों ने सोचा हार तय है, लेकिन जीतने का एक ही रास्ता है, विदेशों से मदद ले लें, सैन्य मदद। लेकिन किसी के आंतरिक राज्य में कोई बाहरी देश कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? उन्होंने कहा आंतरिक राज्य, हम तो ब्रिटेन का आंतरिक हिस्सा है, आंतरिक मामला है, तो कोई देश मदद भी नहीं देगा। लेकिन लोगों को समझ में आया कि एक तरीका है, अगर हम स्वतंत्रता की घोषणा कर दें तो फ्रांस जैसे देश बैठे हैं ब्रिटेन से बदला लेने के लिए, वो तुरंत हमको मान्यता दे देंगे अलग देश के रूप में, और हम उनसे सैन्य मदद मांगेंगे तो वो सैन्य मदद भी दे देंगे। उन्होंने यही किया। 4 जुलाई 1776 को उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी अमेरिकी बस्तियों ने, और स्वतंत्रता की घोषणा करके उसने फ्रांस से, स्पेन से, डेनमार्क से, रसिया से, तमाम देशों से मदद मांगा जिससे जिससे संभव था। सभी देशों ने अपने अपने ढंग से इनको मदद दिया। बूट्स नहीं भेजे, लेकिन फ्रांस तो बूट्स भी भेज दिया। फ्रांस की सेना पहुंच गई अपने हार का बदला लेने के लिए, सप्तवर्षीय युद्ध में पिटे थे उसका, जबकि फ्रांस की इकॉनमी अलाउ नहीं कर रही थी। फ्रांस की इकॉनमी बहुत डैमेज थी। इसके बाद भी फ्रांस की सरकार ने सेना भेज दी। 5 साल लड़ाई चली। 1781 में फ्रांस इत्यादि की सेना की मदद से
ब्रिटेन के अगेंस्ट अमेरिका ने जीत दर्ज की। 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करता सरेंडर किया, हार हो गई उसकी, अमेरिका के लोगों की जीत हुई। पेरिस पीस ट्रीटी हुई और उस पेरिस पीस ट्रीटी से अमेरिका के 14 बस्तियों को ब्रिटेन ने स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस प्रकार से अमेरिका एक स्वतंत्र नेशन बना। अमेरिका ने अपने संविधान बनाए, संविधान बनाया तो अब उनका संविधान रिपब्लिक संविधान है, यानी गणतंत्रात्मक सरकार बनाई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई, फेडरल गवर्नमेंट बनाई, इंडिविजुअल फ्रीडम को मान्यता दी, यानी व्यक्तिक स्वतंत्रता, कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है, विधि के समक्ष सारे लोग समान हैं। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो दुनिया में अनोखा था। इस तरह से आप कह सकते हो कि अमेरिकी क्रांति ना केवल विश्व इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, अपितु इसने मर्केंटलिज्म यानी वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों पर गंभीर प्रहार किया, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन की ही तो कॉलोनी थी, ब्रिटेन का ही तो उपनिवेश था। अमेरिका एक उपनिवेश अलग हो गया ब्रिटेन से, तो बाकी उपनिवेशों को यह इंस्पिरेशन मिला कि हम भी अलग हो सकते हैं। हालांकि भारत अभी इंस्पायर नहीं हुआ, क्योंकि अभी भारत बहुत जल्दी है, लेकिन दुनिया को एक संदेश मिला कि कोई भी किसी देश पर अगर कब्जा करता है तो उसे स्वतंत्रता का अधिकार है और वह अमेरिका जैसा क्रांति कर सकता है। अगर कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई व्यापारिक कंपनी जाकर के व्यापार के थ्रू आपका शोषण कर रही है, तो आप उससे मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हो, यानी यह वाणिज्यवाद कहलाता है, मर्केंटलिज्म कहलाता है। इस पर बहुत बड़ा आघात था। दुनिया को उसने फेडरल स्ट्रक्चर वाला संविधान दिया, दुनिया को उसने इंडिविजुअल फ्रीडम वाला संविधान दिया, दुनिया को उसने डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि हर व्यक्ति चुन करके अपने सरकार को बनाए। हालांकि अभी वहां सीमित वोटिंग राइट है, लेकिन फिर भी दुनिया को एक उदाहरण दे करके वो गया। ये अमेरिका था और इसने इसी तरह से विश्व पर असर भी डाली, जो अभी हमने बताया। तो ये था अमेरिकन रेवोल्यूशन। सबको क्लियर हो गया? अब लिखते हैं थोड़ा, फिर समझते हैं। एक और बात पूरा कर लें फिर। दो वर्ड इसमें देखिए यूज हो रहे हैं। एक वर्ड यूज हो रहा है अमेरिकी क्रांति और दूसरा वर्ड यूज हो रहा अमेरिकी स्वतंत्रता। तो क्या क्रांति और स्वतंत्रता दोनों एक बात ही है कि अलग अलग बातें हैं? नहीं, दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, दोनों अलग अलग बातें। क्रांति का मतलब किसी व्यवस्था में परिवर्तन। देखिए, क्रांति का मतलब किसी व्यवस्था में परिवर्तन, और वह सामाजिक परिवर्तन को संदेश देता है। जैसे अगर किसी समाज में धीरे 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 पॉजिटिव चेंज होता है, तब हम उसे कहते हैं सुधार। लेकिन अगर यह प्रोसेस अचानक हो जाए, तब हम उसे कहते हैं क्रांति। यानी क्रांति एक अचानक होने वाली प्रक्रिया है। क्रांति एक अचानक होने वाली प्रक्रिया है जिसमें पुरानी व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था स्थापित हो जाती है, यानी आमूल चूल परिवर्तन। दूसरा,
फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल से फ्रीडम मिलता है। अमेरिकी क्रांति दोनों है, क्योंकि इस क्रांति से न केवल उनके सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आया, अपितु अमेरिका को आजादी भी मिली। इसीलिए यह एक साथ दोनों है। ठीक, तो ये था। अब लिखना शुरू करते हैं। लिखिए, लिखिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन is a very important incident in the history of world. अमेरिकी क्रांति विश्व इतिहास में एक अनोखी घटना थी। एक अनोखी घटना थी। इसने वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद को गहरा झटका दिया। फुल स्टॉप। यह मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं से गहराई से जुड़ा था। पैराचेंज। इस क्रांति के बाद अमेरिका औपनिवेशिक मुक्ति का प्रतीक बन गया। औपनिवेशिक मुक्ति का प्रतीक बन गया। इसने भविष्य में मुक्ति आंदोलन को प्रेरित किया। भविष्य में मुक्ति आंदोलन को प्रेरित किया। पैराचेंज। इसके अलावा अमेरिका संघीय ढांचे और वैयक्तिक स्वतंत्रता के साथ लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रतीक बन गया। पैराचेंज करके एक हेडिंग जैसा लिखिए मोटे में। क्या यह केवल स्वतंत्रता संग्राम था या क्रांति भी? क्या यह केवल स्वतंत्रता संग्राम था या क्रांति भी? क्वेश्चन मार्क। वेदर इट वॉज सिंपली अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और a revolution as well. पैरा चेंज करके लिखिए। कुछ आलोचकों के अनुसार
अमेरिकी क्रांति मूलतः एक स्वतंत्रता संग्राम था, क्रांति नहीं, क्रांति नहीं। क्योंकि इसने राष्ट्रीय मुक्ति प्रदान की, क्योंकि इसने राष्ट्रीय मुक्ति प्रदान की, सामाजिक आर्थिक संरचना में सुधार नहीं लाया, सामाजिक आर्थिक संरचना में सुधार नहीं लाया। पैराचेंज। लेकिन सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद, लेकिन सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि, पता चलता है कि इसने सामाजिक आर्थिक संरचना में, इसने सामाजिक आर्थिक संरचना में सीमित परिवर्तन लाया, सीमित परिवर्तन लाया। इसलिए इसे क्रांति भी कहा जाना चाहिए। इसलिए इसे क्रांति भी कहा जाना चाहिए। फुल स्टॉप। पैराचेंज। इसने सामाजिक आर्थिक संरचना में, पैराचेंज, इसने सामाजिक आर्थिक संरचना में सीमित सुधार किया। यह हो गया, सीमित सुधार किया। लेकिन इसने अमेरिका को समकालीन यूरोप से आगे कर दिया, समकालीन यूरोप से आगे कर दिया। आगे कर दिया। पैरा फिर चेंज करिए। बाद में इसने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित किया, इसने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित किया, जिससे फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिससे फ्रांसीसी क्रांति हुई। फुल स्टॉप। इस प्रकार इसे स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही साथ, स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही साथ क्रांति भी मानना चाहिए, क्रांति भी मानना चाहिए। अगला हेडिंग डाल लीजिए, अमेरिकी क्रांति के कारण। अमेरिकी क्रांति के कारण, जो कारण अभी हमने बताया था उन्हीं कारणों को हम यहां शामिल करेंगे।
अमेरिकी क्रांति के कारण। नंबर 1, आर्थिक हितों में टकराव। आर्थिक हितों में टकराव। लिखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों और अमेरिकी जनता के हितों में, अमेरिकी जनता के हितों में बुनियादी विरोधाभास था। बुनियादी विरोधाभास था। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी जनता पर, ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी जनता पर नौवहन कानून लागू करने की कोशिश की। नौवहन कानून लागू करने की कोशिश की। फुल स्टॉप। यह वाणिज्यिक हितों से प्रेरित था। यह वाणिज्यिक हितों से प्रेरित था। फुल स्टॉप। अमेरिकी उपनिवेशों में, अमेरिकी उपनिवेशों में चावल और तंबाकू की खरीद पर, चावल और तंबाकू की खरीद पर ब्रिटिश व्यापारियों का एकाधिकार था। ब्रिटिश व्यापारियों का एकाधिकार था। इससे अमेरिकी जनता नाराज थी। इससे अमेरिकी जनता नाराज थी। अमेरिकी जनता नाराज थी। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, नंबर 2, अमेरिकी समाज की विशिष्ट प्रकृति। अमेरिकी समाज की विशिष्ट प्रकृति। अमेरिकी समाज की विशिष्ट प्रकृति। इसमें लिखिए, अमेरिकी समाज की कुछ विशेषताएं इसे यूरोपीय समाज से, इसे यूरोपीय समाज से अलग करती थीं। इसे यूरोपीय समाज से अलग करती थीं। यूरोपीय समाज से अलग करती थीं। फुल स्टॉप। उसी में लिखिए, अमेरिकी समाज में, अमेरिकी समाज में सामंतवाद नहीं था। अमेरिकी समाज में सामंतवाद नहीं था। फुल स्टॉप। किसानों का अपनी कृषि भूमि पर, किसानों का अपनी कृषि भूमि पर
मालिकाना अधिकार था, मालिकाना अधिकार था और कुलीन वर्ग को, और कुलीन वर्ग को अधिक विशेषाधिकार नहीं थे। अधिक विशेषाधिकार नहीं थे। फुल स्टॉप। इन कारकों ने अमेरिकी लोगों को, इन कारकों ने अमेरिकी लोगों को यूरोपीय लोगों की तुलना में, यूरोपीय लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक प्रगतिशील बना दिया। थोड़ा अधिक प्रगतिशील बना दिया। इसके अलावा इसके अलावा यूरोपीय लोगों की भांति, यूरोपीय लोगों की भांति अमेरिकी एक समान पैतृक विरासत से बंधे नहीं थे। एक समान पैतृक विरासत से बंधे नहीं थे। पैतृक विरासत से बंधे नहीं थे। अपितु अपितु एक साझा भविष्य की योजना से प्रेरित थे। अपितु एक साझा भविष्य की योजना से प्रेरित थे। वही जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, गांव वाला। साझा भविष्य की योजना से प्रेरित थे। अमेरिका में विशाल प्राकृतिक संसाधन थे। अमेरिका में विशाल प्राकृतिक संसाधन थे। इससे अमेरिकी अधिक आशावादी बन गए थे। अधिक आशावादी बन गए थे। आशावादी बन गए थे। मुझे लगता था कि बकवास की चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है, बस विकास विकास विकास। हमारे पास संसाधन है विकास की, तो हम विकास करें कि दुनिया के पचड़े में फंसे रहें। आप देखिए, अगर किसी बहुत प्रगतिशील व्यक्ति से बात करिए और अगर किसी की बुराई उराई कर दीजिए, करने लगिए, तो डांट देते, बट अपना काम देखो, दुनिया से क्या ले रहे थे। और मैं आपको एक बताता चलूं कि हम अपना सबसे ज्यादा टाइम जाया करते हैं दूसरों के बारे में सोचने में। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरा क्या करता है उससे हमसे क्या लेना देना, वो उसकी प्रॉब्लम। हमें सिर्फ अपने विकास योजनाओं पर काम करना चाहिए। हम आईएएस कैसे बनेंगे, हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। हर समय रणनीति इस पर बनानी चाहिए, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई कैसे क्या करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, हमसे क्या लेना देना। लेकिन हम सबसे ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं।
इसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। लेकिन जिसको लग जाए आईएएस बनना तय है, बन जाऊंगा, फिर वो आपकी बात नहीं सुनेगा, इधर उधर की बात सुनेगा नहीं, बस सीधा अपने काम गोल पर काम करेगा। अमेरिका में संसाधन बहुत है, उसे लगता है हम बहुत विकास कर सकते हैं, तो दुनिया के पचड़े में पड़ता ही नहीं है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है क्या नहीं, बस सबका सहयोग लो, आगे बढ़ो। वह पीछे मुड़ के देखने के लिए तैयार नहीं है। ये बात यहाँ है, वो सबसे ज्यादा है। और इसीलिए शहर में आप देखिए, अमूमन जो कार्यकर्ता लोग हैं वो किसी दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं कर सुनना चाहते, उसके पास टाइम ही कहाँ है कि बैठ के बकैती करे, है कि नहीं है? तो अपने गोल पर काम करता है। अगला, राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। यानी सारे अमेरिकी अब अपने आप को अमेरिकन कहने लगे हैं, ब्रिटेन वाले नहीं। तो अमेरिकन होने का नेशनलिज्म, एक होने की, एक अमेरिकन होने की फीलिंग। लिखिए, अब अमेरिकी बस्तियां, राष्ट्रवाद का उदय, इसमें लिखिए, अब अमेरिकी बस्तियां उपनिवेशों की स्थिति से ऊपर उठकर उपनिवेशों की स्थिति से ऊपर उठकर एक राष्ट्र का रूप ले रही थी, एक राष्ट्र का रूप ले रही थी। अर्थात राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में थी, अर्थात राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में थी। लेकिन अंग्रेज उनकी पहचान को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अंग्रेज उनकी नई पहचान को तैयार करने को तैयार नहीं, स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यानी वो ये नहीं कह रहे थे कि आप अमेरिकी हो, ये कह रहे हम अमेरिकी, हम ब्रिटेन वाले थोड़ी हैं। कहते कैसे हो? तुम हमारे अधीन हो, तुम्हारे दादाजी ब्रिटेन के थे। तो कहा हमारे दादाजी थे, उससे क्या मतलब, हम अमेरिकन हैं, तुम ब्रिटेन वाला हो, ब्रिटिश हो, हम अमेरिकन तुम ब्रिटिश, अलग अलग। तो वो अलग अपने आप को मानता है। जैसे हम 1857 के बाद हमने कहा हम भारतीय हैं और ब्रिटेन हमारा शोषण नहीं कर सकता, हम उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिए और भारतीयता के नाम पर हम एकजुट होने लगे। ऐसे अमेरिकी होने के नाम पर अमेरिका के लोग एकजुट होने लगे ब्रिटेन के अगेंस्ट। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था। अगला, इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स, विभिन्न समूहों के हित, विभिन्न समूहों के हित। इसमें लिखिए, अमेरिका के विभिन्न वर्गों के हित, अमेरिका के विभिन्न वर्गों के हित क्रांति से जुड़े थे, क्रांति से जुड़े थे। फुल स्टॉप। व्यापारी भविष्य में आहस्तक्षेप की नीति को, आहस्तक्षेप की नीति को लागू करने के पक्षधर थे, लागू करने के पक्षधर थे। फुल स्टॉप। तस्कर, तस्कर, तस्कर विरोधी कानून से
तस्कर विरोधी कानून से दुखी थे। तस्कर विरोधी कानून से दुखी थे। फुल स्टॉप। बागानी कृषक यूरोपीय व्यापारियों के ऋण वापस नहीं करना चाहते थे। और ना ही उसके बदले वो अपनी फसल देना चाहते थे। इंग्लिश में हो गया? इंग्लिश में लिखिए। The plantation farmers did not want to return loan of the Europeans. Full stop. They also did not want to give their crops to traders of Britain. Full stop. American traders wanted free trade. Full stop. Smugglers opposed anti-smuggling laws. पैरा चेंज करिए। The tobacco producers of Virginia were inclined to move westward in order to occupy fresh land. 2 हटा दीजिएगा यहां से, ये 2 हटा दीजिएगा। फ्रेश लैंड। फॉर टोबैको प्रोडक्शन। वर्जीनिया के तंबाकू उत्पादक तंबाकू उत्पादन के लिए नई भूमि पर कब्जा करने के लिए पश्चिम की ओर बढ़ने के इच्छुक थे। इसलिए वह क्रांति के पक्ष में थे। अगला पॉइंट, संवैधानिक मुद्दा, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। ये लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहते थे और वहां पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। ये लोग इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते थे, वहां फ्यूडलिज्म है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पर भी दोनों में विभेद है।
कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, संवैधानिक मुद्दा। संवैधानिक मुद्दे पर ब्रिटेन और अमेरिकी बस्तियों में मतभेद था। संवैधानिक मुद्दे पर ब्रिटेन और अमेरिकी बस्तियों में मतभेद था। अमेरिकी बस्तियों में मतभेद था। फुल स्टॉप। ब्रिटेन संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत पर बल देता था। ब्रिटेन संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत पर बल देता था, जबकि अमेरिका मानव के प्राकृतिक अधिकारों के पक्षधर थे। जबकि अमेरिका मानव के प्राकृतिक अधिकारों का पक्षधर था। यानी जो वो चाहते थे अमेरिकन, ब्रिटेन में नहीं था और ब्रिटेन में बदलना संभव नहीं था। अगर ये अमेरिकी स्वतंत्र हो जाते तो अपने लिए अपने अनुसार संविधान का निर्माण कर सकते थे, इसलिए क्रांति आवश्यक बन रहा था। अगला पॉइंट, राजनीतिक मुक्ति की आकांक्षा, एस्पिरेशन फॉर पॉलिटिकल लिबरेशन। एस्पिरेशन फॉर पॉलिटिकल लिबरेशन। एस्पिरेशन फॉर पॉलिटिकल लिबरेशन। राजनीतिक मुक्ति की आकांक्षा। इसमें लिखिए, अमेरिकियों में राजनीतिक मुक्ति की आकांक्षा थी, लेकिन वह अमेरिका पर फ्रांसीसी कब्जे के डर से इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन जब ब्रिटेन ने सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को हरा दिया तो अमेरिकी बस्तियां इस खतरे से मुक्त हो गईं। अगला तात्कालिक कारण, इमीडिएट फैक्टर, वही बोस्टन टी पार्टी। और वो क्यों हुआ? जब बहुत स्ट्रिक्टली नेविगेशन एक्ट इंपोज किया गया तब। इमीडिएट फैक्टर, तात्कालिक कारण। लिखिए, 1765 से पहले नौवहन कानून केवल कागजों पर था। ग्रीनविले की सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया। ग्रीनविले की सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया। इस फैसले के कारण अमेरिकी उपनिवेशवाद और ब्रिटेन के बीच संघर्ष हुआ।
और अंततः मुक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। मुक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। ढेर सारे कारण हैं, इनमें से जब आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले लिख लीजिए। अमेरिकी क्रांति से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ईसीएस पे कि अमेरिकी क्रांति का कारण क्या है, इसका क्या परिणाम हुआ या इसका क्या प्रभाव हुआ। बस दो क्वेश्चन, मतलब एक ही में दोनों, क्योंकि सीधे तौर पे हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति मेंशन है तो उसमें वो डिटेल जा सकता है, लेकिन इसमें डिटेल नहीं जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए, इंपैक्ट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। इसमें लिखिए, अमेरिकी बस्तियों को स्वतंत्रता मिली। अमेरिकी बस्तियों को स्वतंत्रता मिली। नंबर 2, गणतांत्रिक और संघीय ढांचे पर आधारित, गणतांत्रिक और संघीय ढांचे पर आधारित पहला लिखित संविधान। पहला लिखित संविधान। अगला, मास पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, राजनीति में जनभागीदारी। राजनीति में जनभागीदारी यानी आम लोगों को वोटिंग राइट दिए गए, हालांकि कुछ लोगों को नहीं मिला लेकिन बहुतों को मिला। नंबर 4, नंबर 4, व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ लेसेस-फेयर इन ट्रेड। व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा, यानी सरकार व्यापार में कोई इंटरफियर नहीं करे। अगला, सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक राइट्स टू वुमेन, महिलाओं को कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकार, पॉलिटिकल नहीं, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है अभी, सामाजिक आर्थिक अधिकार मिले हैं। चुनाव में वोट देने का राइट इन्हें नहीं है अभी। सोचिए महिलाओं के साथ पुरुषों ने कितना अन्याय किया है। कई पीढ़ियों तक पश्चाताप करें तो भी पुरुषों को मुक्ति नहीं मिलेगी। मिलेगी? आप सोचिए, पता नहीं कब से शोषण करते आ रहे हैं, नहीं करते आ रहे हैं। सोचिए 1776 में भी राइट नहीं, 83 में भी राइट नहीं दे रहे हैं। राइट कब दिए हैं? थोड़ा तो दिए हैं, सोशियो इकोनॉमिक तो दे दिए, लेकिन बुद्धि आई तब जब 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तब पुरुषों की बुद्धि खुली कि महिलाओं को दबाना सही नहीं है, इन्हें सशक्त बनाना जरूरी है, क्योंकि पति नहीं रहेगा तो बच्चों की जिम्मेदारी पत्नी पर ही होगी और वही उसे संभाल सके। अगला पॉइंट, अमेरिकी क्रांति ने ब्रिटिश राजनीति को भी प्रभावित किया।
इसने राजतंत्र की शक्ति को गहरा झटका दिया और लोकतंत्र को जन्म दिया। और लोकतंत्र को जन्म दिया। अगला पॉइंट, अमेरिकी क्रांति ने यूरोप के अन्य हिस्सों पर भी अपना प्रभाव डाला। अमेरिकी क्रांति ने यूरोप के अन्य हिस्सों पर भी अपना प्रभाव डाला। यूरोप के अन्य हिस्सों पर भी अपना प्रभाव डाला। फ्रांस पर इसके व्यापक महत्व को या व्यापक प्रभाव को रेखांकित किया जा सकता है। फ्रांस पर इसके व्यापक प्रभाव को रेखांकित किया जा सकता है। इसने फ्रांसीसी क्रांति को न केवल वैचारिक समर्थन दिया, बल्कि उसके लिए भौतिक परिस्थितियां भी तैयार की। लास्ट पॉइंट, अमेरिकी क्रांति ने दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे श्वेत प्रधान उपनिवेशों में ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति को भी प्रभावित किया। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें स्वायत्तता का दर्जा दिया। यह था आपका अमेरिकी क्रांति, उसके कारण और उसके प्रभाव। अब इस पर एक क्वेश्चन लिखिए। डिस्कस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। डिस्कस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। Discuss the causes and impact of American Revolution.
अमेरिकी क्रांति के कारणों एवं प्रभावों पर चर्चा कीजिए, एवं प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए 4-5 कारण ले लीजिएगा और 4-5 इम्पैक्ट ले लेंगे, इम्पैक्ट ज्यादा ले लीजिएगा तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर कल हम देंगे लिखने के लिए, तैयार रहिएगा। ठीक, अब हेडिंग डाल लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। ये बंद कर लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन।